नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बौद्ध संस्कृति, करुणा और शांति के संदेश पर विशेष चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब दलाई लामा लद्दाख आते हैं तो वो इस भूमि को केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि बौद्ध संस्कृति और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला बताते हैं। शाह ने कहा कि क्षेत्र ने सदियों से ज्ञान और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित रखा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की सभ्यता हजारों वर्षों से पूरी दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश देती आई है। इस अवसर पर उन्होंने बौद्ध धर्म के मूल्यों और उसके वैश्विक प्रभाव को भी रेखांकित किया। कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने बुद्ध पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए समाज में शांति, सद्भाव और करुणा के संदेश को आगे बढ़ाने की बात कही। पूरा आयोजन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक माहौल में संपन्न हुआ, जिसमें बौद्ध परंपराओं की झलक देखने को मिली। आयोजन तो है ही, मगर एक ऐतिहासिक पुनर्मिलन भी है। इतने सालों के बाद इस पवित्र भूमि पर तथागत बुद्ध अपनी सबसे परिचित और प्रिय भूमि पर लौटे हैं। ये बहुत सौभाग्य का विषय है। लद्दाख सैकड़ों सालों से धम्म की जीवंत भूमि रहा है। जब दलाई लामा यहां आते हैं तो कहते हैं ये भूमि केवल भौगोलिक भूमि नहीं है, ये भूमि बौद्ध संस्कृति की और करुणा की जीवंत प्रयोगशाला है। ये भूमि पर ज्ञान का संरक्षण भी हुआ, ये भूमि पर ज्ञान का संवर्धन भी हुआ। वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक ये साबित नहीं हुआ कि एग्जिट पोल हमेशा सही होते हैं और कई बार इनके अनुमान पूरी तरह गलत साबित हुए हैं। उनके अनुसार एग्जिट पोल को अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता क्योंकि असली फैसला जनता करती है। उमर अब्दुल्ला ने उदाहरण देते हुए कहा कि 5 साल पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान भी अधिकांश एग्जिट पोल ने भाजपा की सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन वास्तविक परिणाम इसके विपरीत रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण पहले भी सामने आ चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एग्जिट पोल केवल अनुमान होते हैं, न कि अंतिम सच्चाई। उन्होंने आगे कहा कि सोमवार 4 मई को जब चुनाव के वास्तविक नतीजे घोषित होंगे तब एक बार फिर यह देखने को मिलेगा कि एग्जिट पोल गलत साबित हो सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता का फैसला ही अंतिम होता है और उसी को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं और सभी की नजरें आगामी परिणामों पर टिकी हुई। मतलब आपने जब मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, मुझे ये बताएं ना, अभी तक कौन सा एग्जिट पोल सही निकला है? 5 साल पहले भी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुए थे, सारे एग्जिट पोल्स ने हुकूमत बीजेपी के हवाले की थी। क्या नतीजा निकला? तो अब हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है ना। मंडे को जिस दिन हम सलामी ले रहे होंगे सेक्रेटेरिएट में, उसी के साथ साथ नतीजे भी निकल रहे होंगे। और जहां तक मैं समझता हूं, ये एग्जिट पोल जो है ये सब एक बार फिर गलत साबित होंगे। एक ने तो अपना एग्जिट पोल छापने से इनकार किया क्योंकि शायद उनको नतीजे एग्जिट पोल के अच्छे नहीं लगे, तो उसने एग्जिट पोल ही अपना बंद कर दिया। ये सिलसिला चल रहा है। आगे बढ़ते रुक करते बड़ी खबर का। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने केस दर्ज कराया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच में सहयोग के निर्देश दिए हैं। मामला राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से जुड़ा हुआ बताया गया है। तो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी को लेकर दिए गए बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। यह फैसला शुक्रवार 1 मई 2026 को सुनाया गया। मामला तब सामने आया जब हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया ने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा ने उनके खिलाफ फर्जी पासपोर्ट और संपत्ति से जुड़े झूठे दस्तावेजों का हवाला दिया, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इससे पहले पवन खेड़ा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है और हिरासत में लेने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देते हुए जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की है कि मामला और लगाए गए आरोप राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से जुड़े प्रतीत होते हैं।
अब इस मामले में आगे की जांच गुवाहाटी पुलिस की तरफ से की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ जारी है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी में कार्यरत 15 पाकिस्तानी कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार इन कर्मचारियों को न केवल तुरंत काम से हटाया गया, बल्कि 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया। जानकारी के मुताबिक ये कार्रवाई बिना किसी पूर्व नोटिस के की गई। सामान्य प्रक्रिया में कर्मचारियों को पहले नोटिस और जवाब देने का मौका दिया जाता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों को सीधे इमिग्रेशन ऑफिस बुलाया गया, जहां उन्हें सेवा समाप्ति और देश छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। निकाले गए कर्मचारियों में विभिन्न पदों पर काम करने वाले लोग शामिल हैं, जिनमें एक कर्मचारी ऐसा भी है जिसने लगभग 20 वर्षों तक एयरलाइन में सेवा दी थी। अचानक हुए इस फैसले से सभी कर्मचारी और उनके परिवार असमंजस और परेशानी में हैं। अब तक एतिहाद एयरवेज की ओर से इस कार्रवाई का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। हालांकि इस घटना ने एयरलाइन सेक्टर में कर्मचारियों की सुरक्षा और प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कुछ रिपोर्ट्स में यूएई और पाकिस्तान के बीच हालिया आर्थिक संबंधों में तनाव का भी उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन इसे सीधे इस कार्रवाई से जोड़कर नहीं देखा गया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत और तनाव कम करने के प्रयासों को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक सरकारी टीवी इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया कि मौजूदा वार्ताओं से किसी भी त्वरित या बड़े बदलाव की उम्मीद करना उचित नहीं है। बघाई ने कहा कि अमेरिका के साथ चल रही कूटनीतिक बातचीत को लेकर जो भी जल्द समझौते या तनाव कम होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, वो वास्तविकता से मेल नहीं खाती। उनके अनुसार ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है, इसलिए तत्काल परिणाम की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने इस कूटनीतिक प्रयास में पाकिस्तान की भूमिका की सराहना की और कहा कि पाकिस्तान एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी प्रयासों ने बातचीत को आगे बढ़ाने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। बघाई ने अमेरिका और इजराइल पर अविश्वास जताते हुए कहा कि देश अपने वादों पर टिके रहने के लिए जाने नहीं चाहते, इसलिए ईरान किसी लिखित समझौते या आश्वासन पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान की सुरक्षा उसी की अपनी सैन्य शक्ति पर निर्भर है। अमेरिकी बयानों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि नेताओं के बयान या ट्वीट को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए और ना ही उन्हें तुरंत नीति के रूप में मान लेना चाहिए। उन्होंने अंत में कहा कि ईरान का लक्ष्य केवल बातचीत नहीं, बल्कि स्थायी शांति और युद्ध के खतरे को पूरी तरह समाप्त करना है और वो किसी भी दबाव में आकर जल्दबाजी नहीं करेगा। वहीं श्री गंगानगर में उस समय सनसनी फैल गई जब विधायक जयदीप बिहाणी पर हमला हो गया। ये घटना पुरानी आबादी क्षेत्र में उस समय हुआ जब विधायक पेयजल समस्या से परेशान लोगों की शिकायतें सुनने और समाधान के लिए बैठक करने पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई और वहां मौजूद लोगों के बीच हंगामा शुरू हो गया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और इसी दौरान विधायक पर हमला कर दिया गया। घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित किया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर बितर कर स्थिति को काबू में किया। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के कारणों का पता लगाया जा रहा है। साथ ही इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की दोबारा अप्रिय स्थिति न बने। इस घटना के बाद शहर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल भी उठने लगे हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आप सब लोग जानते हैं कि L&T का काम करने का जो तरीका है, चाहे वो सीवरेज को लेकर के हो, चाहे वो पानी की लाइन डालने को लेकर के हो, निहायत घटिया स्तर का। और उन्होंने सारे शहर को सीवरेज के नाम पर खोद के छोड़ दिया। पानी की लाइन को डालने के नाम पर लोगों की पानी की सप्लाई बंद कर दी। जनता लंबे समय से त्राईमाम कर रही थी और पिछले दिनों तो हद हो गई जब पुरानी आबादी में 7 दिनों से पानी की निरंतर सप्लाई नहीं हो रही। इस बारे में PHED के अधिकारियों से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने ये बताया इन्होंने अपने कर्मचारी हटा दिए। L&T वालों ने जिनको पानी की सप्लाई कर रही है उन्होंने अपने कर्मचारी भी हटा दिए। कल आप जानते हैं रात को लोगों ने दुखी होकर के 2 बजे तक इनके कर्मचारियों को रोके रखा, सिर्फ उनको छुड़वाने के लिए कि उन्होंने थोड़ी बहुत पानी की सप्लाई शुरू की। इस समस्या से निपटान के लिए आज सुबह एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें PHED के अधिकारी और L&T RUIDP के अधिकारी भी आने थे। 9:30 बजे एक्सीएन PHED ने RUIDP को और L&T को फ़ोन करके कह दिया भी आप 11 बजे विधायक सभा के अंदर पहुँच जाएँ, हमसे जो सहयोग चाहिएगा हम देंगे, बाकी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करो। आज ये हालात है तो आगे गर्मियों में क्या होगा।
वहीं डूंगरपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। शीतला माता और टेम्बा मोहल्ला क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से नलों में पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने आज जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में खाली बाल्टियां, डिब्बे और बर्तन लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। उनका कहना है कि लगातार 7 दिनों से घरों में पानी नहीं आया है, जिससे उन्हें दूर दराज से पानी लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी रजनी मोची ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने पर केवल बहाने दिए जाते हैं। कभी मोटर खराब होने की बात कही जाती है तो कभी बोरिंग में पानी कम होने का कारण बताया जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने 181 हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। थक हार कर क्षेत्रवासी आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर देशल दान को अपनी समस्या सुनाई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही जल आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गंभीर जल संकट को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। शीतला माता की गली में है ना, पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 7 दिन हो गए, उससे भी 2 साल पहले से हमारे पानी की बहुत समस्या रही है ठेठ से। और अभी हमने अधिकारी को बुला के बात करी, हमने ना नारायण भाई को बुला के बात करी, तो वो अधिकारी बोलते हैं कि नारायण भाई जानते हैं, नारायण भाई बोलते हैं अधिकारी जानते हैं। और बुला के बात करते हैं, कोई कहता है कि टंकी भरी नहीं है, कोई कहता है लाइट नहीं है, कोई कहता है बोरी में पानी नहीं है, हर तरह की मोटर खराब है। 7 दिन हो गए, 7 दिन से अभी तक मोटर ठीक होने के चांसेस वहां पर नहीं लग रहे हमको। एक दिन में लोग मोटर ठीक करवा देते, पर वहां पर अभी तक कोई ठिकाना ही नहीं है। हम हर तरह से परेशान हो गए। अभी हमारे मोहल्ले में एक बूंद पानी तक नहीं आ रहा है। और अधिकारी के आने के बावजूद भी हमारे वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। हम बहुत समस्या से जूझ रहे हैं। प्लीज हमारी शिकायत का है कि समाधान करें, क्योंकि हम बहुत ज्यादा ही परेशान हो रही है लेडीज से। और शीतला माता की गली में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। शीतला माता गली में वार्ड नंबर 16 में पिछले कई सालों से प्रॉब्लम समस्या आ रही है। पानी की एक बूंद नहीं आती है। जिस दिन हम कंप्लेन करते हैं उसके दूसरे दिन पानी अच्छे से आता है, और अभी पिछले 7-8 दिन हो गए नल में एक बूंद भी पानी नहीं आया है। और जब अधिकारी को हम बोलते हैं तो अधिकारी कहता है कि पानी की टंकी नहीं भरी है, आज लाइट बंद है, न जाने बहुत सी समस्याएं बताता है। और हर 5 दिन में मोटर खराब होती है। और जब हम उनको ये कहते हैं कि मोटर कौन सही करवाएगा, तो उनका सही जवाब मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। 7 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, पानी नहीं आया है बिल्कुल भी। और आज ये पता चला कि वो बोलते हैं कि टंकी नहीं भरी है। आज अधिकारी बोलता है कि डायरेक्ट पानी आता है, आपकी टंकी तो भरती ही नहीं। तो रोज बहाने क्यों बनाते हैं? टंकी में पानी नहीं भरा है। और पिछले 4-5 दिन होंगे मोटर खराब हो जाती है, परमानेंट यही सुनने में आता है। और अधिकारी ये बोलते हैं कभी लाइट बंद हो जाती है, कभी पानी नहीं टंकी भरी है। आज ये समस्या है, आज पाइपलाइन लीकेज है। और जब जो पानी छोड़ने आता है उसको बोलते हैं कि भाई क्या समस्या है, तो वो बोले आप अधिकारी से बात करो। वहीं भरतपुर जिले के नदबई कस्बे में शराफा व्यवसायी योगेंद्र चोपड़ा हत्याकांड को लेकर चल रहा सर्व समाज का 7 दिवसीय धरना सोमवार को खत्म हो गया। ये धरना तहसील मुख्यालय के सामने चल रहा था, जिसे विधायक जगत सिंह की समझाइश और प्रशासन के आश्वासन के बाद खत्म करने का निर्णय लिया गया। धरनाकारियों की प्रमुख मांग थी कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और मामले का शीघ्र खुलासा भी किया जाएगा। पुलिस ने इस हत्याकांड की रेकी करने वाले एक षड्यंत्रकारी आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को राहत देने के लिए सरकार ने अहम निर्णय लिया है। मृतक की पत्नी शालू चोपड़ा को संविदा पर नौकरी देने का आश्वासन दिया गया है, जबकि उनके बेटे की नीट परीक्षा की तैयारी का खर्च भी सरकार उठाएगी। विधायक जगत सिंह ने कहा कि परिवार को हर संभव सहायता दी जाएगी और न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। घटना की जांच में यह भी सामने आया है कि ये केवल लूट या हत्या का मामला नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी, जिसे जेल के अंदर बैठकर रचा गया और बाहर अंजाम दिया गया। पुलिस ने अब तक हजारों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सैकड़ों संदिग्धों से पूछताछ की है। धरना खत्म होने के बाद क्षेत्र में सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, जबकि पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। पर्दाफाश हुआ है कल, ये एक आरोपी गिरफ्तारी पे है। ये छोरा जेल में बंदी था। ये एक गैंग है जो बयाना में इन्होंने लूट और वारदात की थी 4-5 महीने पहले। बेल पे था लड़का, उसे 10 दिन की रेकी की, वो खबर उसे जेल तक पहुंचाई। जेल वालों ने फिर बाहर खबर की, तो ये सारी जानकारी पुलिस के पास, सीआईडी के पास आ चुकी है। ये जो कातिल हैं उनके भी नाम और उनके चेहरे और फोटो वो भी सामने आ चुकी हैं। तो शीघ्र ही इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी। शालू जी को और परिवार को और नदबई की जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने इतना धीरज रखा,
इतनी गंभीरता से इस संवेदनशील मामले को आपने संभाला और ये विकास मंच के जितने भी सदस्य हैं, जो समिति के सदस्य हैं और जो आमजन जो यहाँ इसमें शरीक रहे और जिन्होंने हिम्मत दिखाई भीषण गर्मी में, उनको भी मैं धन्यवाद। वहीं जैसलमेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व और जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल के निर्देशन में चलाया जा रहा ग्राम रथ अभियान 2026 ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागरूकता का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रहा है। यह अभियान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसे ग्रामीणों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। 28 अप्रैल से जैसलमेर और पोखरण विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हुए इस अभियान के तहत ग्राम रथ गांव-गांव पहुंचकर योजनाओं का सजीव और आकर्षक प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन रथों का पारंपरिक रीति रिवाजों, लोकगीतों, ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिससे यह अभियान एक जन उत्सव का रूप ले चुका है। इन रथों में लगी LED स्क्रीन के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नवाचारों को वीडियो के जरिए सरल और प्रभावी तरीके से दिखाया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला एवं बाल विकास, पेयजल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की स्पष्ट जानकारी मिल रही है। गुरुवार को पितला, सत्ता, थौवा, आकल, कीता सहित कई गांवों और पोखरण क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों में अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। 13 विभागों की तरफ से सूचना सामग्री का वितरण भी किया गया। लोक कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस अभियान को और जीवंत बना दिया। ग्रामीणों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है और वो इसे सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने वाली महत्वपूर्ण पहल बता रहे हैं। वहीं डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण और मारपीट के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। पीड़ित परिवार न्याय की मांग को लेकर डीग SP कार्यालय पहुंचा और उच्च अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई। अधिकारियों ने मामले में शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। परिजनों के अनुसार घटना 26 मार्च 2026 की सुबह लगभग 6 बजे की है, जब घर में घरेलू कार्य कर रही नाबालिग लड़की को बोलेरो गाड़ी में सवार होकर आए कुछ लोगों ने जबरन उठा लिया। जब परिजनों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई और आरोपी लड़की को जबरन गाड़ी में डालकर फरार हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। परिवार ने आरोपियों की पहचान कर ली है और ये भी बताया कि घटना के दौरान एक आरोपी पीड़िता का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया। बाद में जब परिजन लड़की को वापस लेने आरोपियों के पास पहुंचे तो उन्हें धमकियां दी गई और गाली गलौज करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई। इस मामले में पुलिस ने अपहरण, मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दिया। हालांकि पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें बार बार थाने बुलाकर परेशान किया जा रहा है और बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं DSP अमर सिंह मीणा ने कहा कि मामले की जांच सभी पहलुओं से की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उन्होंने पुलिस पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। मामला जी ये था कि हमारी बच्ची को 26 मार्च में उठाया गया था। हमने पुलिस थाना पहाड़ी में अपनी शिकायत दर्ज की। अब लगभग 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। DSP साहब हमें डराता है, धमकाता है और जो उसका लीडर है वो बच्ची को बार बार बुलाता है, बयान बदलवाने की कोशिश कर रहा है और बच्ची को धमकाता है अंदर बुलाकर कमरे में। ये कहता है बच्ची से खुलेआम कि बयान बदलो तो हम तुम्हारा साथ देंगे और हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही जी। 26 तारीख को लड़की उठाई मेरी, तो उसमें रिपोर्ट सपोर्ट हो गई पहाड़ी का थाना में। रोज न तीसरे दिन बयान बदलवा रहे हैं, तीसरे दिन बुला रहे हैं, कोई कार्रवाई ना हो रही। धमका में लड़की है तो बयान बदल देते भले हो जाएगा, तो हमारी कार्रवाई नहीं हो रही, तो कुछ भी नहीं कर रहा तो मैं आत्महत्या कर दूंगी। मेरी लड़की कर मैं भी क्या तो कार्रवाई हो जाए। कुछ कार्रवाई ना हो रही और 26 तारीख उठाई मैं या 26 तारीख को 1 महीना होगा भी कुछ कार्रवाई ना की। और लीडर मुझसे नु कहता है कि तुम बयान बदलो, तुम्हारी कार्रवाई करेंगे, तुम्हारे साथ देंगे। बार बार बयान बदलवाते हैं और पुलिस थाने पहाड़ी में बुलाते हैं बार बार और वो मारपीट करते हैं मेरे संग और बयान बदलवाते हैं और मेरी कुछ कार्रवाई ना कर रही। वहीं बयाना में अपना घर सेवा समिति बयाना के सेवा साथी सदस्यों की तरफ से अपना घर आश्रम भरतपुर में निवासरत प्रभुजनों की सेवा हेतु अन्न प्रकल्प के तहत खाद्य सामग्री गेहूं संग्रहण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का उद्देश्य अन्नदाता महादान की भावना को साकार करना और ज़रूरतमंदों तक निरंतर भोजन सहायता पहुंचाना है। कार्यक्रम के दौरान पुरुष इकाई अध्यक्ष योगेश शर्राफ, वित्त सचिव सतीश अवस्थी, महिला इकाई अध्यक्ष पूनम सक्सेना सहित हेमलता जी एवं सुधा सारस्वत ने संयुक्त रूप से संरक्षक अनिल कुमार जैन एवं इंदु शर्मा को अन्नदान कर इस सेवा प्रकल्प की शुरुआत की।
अभियान के पहले ही दिन सेवा साथियों के सहयोग से 50 क्विंटल गेहूं का संग्रहण किया गया, जिसे आश्रम में रह रहे जरूरतमंद प्रभुजनों के भोजन हेतु उपयोग में लाया जाएगा। इस पहल से सेवा भावना को एक नई दिशा मिली है और समाज में सहयोग की भावना को मजबूती मिली है। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि अन्न संग्रहण अभियान आगे भी निरंतर जारी होगा ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाई जा सके। कार्यक्रम में सभी सदस्यों ने मिलकर सेवा और मानवता के इस कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। वहीं सुहागपुरा क्षेत्र में आबकारी दुकानों की तरफ से नियमों के उल्लंघन का गंभीर मामला सामने आया है। सेमलिया और सुहागपुरा की शराब दुकानों पर अवैध भंडारण, बिलिंग में देरी और निर्धारित नियमों की अनदेखी जैसे आरोप लगाए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1 अप्रैल को माल पहुंचने के बावजूद 3 अप्रैल को बिल जारी किया गया। साथ ही RML और CL के लिए बिल भी समय पर नहीं बनाए गए। आरोप है कि दुकानें नियमों के विपरीत स्थान पर संचालित हो रही हैं। एक दुकान मुख्य सड़क से मात्र 15 फीट दूरी पर स्थित है, जो भेरूजी ओटला मंदिर के निकट है। इससे धार्मिक वातावरण पर असर पड़ने के साथ साथ श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचने की बात भी कही जा रही है। ये मार्ग गौतमेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले भक्तों का प्रमुख रास्ता है, जहां आगामी मेले के दौरान भीड़ रहने की संभावना है, जिससे दुर्घटनाओं और अव्यवस्थाओं का खतरा बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि दुकानों पर MRP से अधिक कीमत वसूली जा रही है। वहीं सेमलिया दुकान राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 95 मीटर दूरी पर स्थित बताई जा रही है, जो नियमों के अनुरूप नहीं मानी जा रही। दोनों दुकानों का लाइसेंस आयुष पड़ियार के नाम पर बताया गया है। मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर नाराजगी बढ़ती जा रही है और लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। वहीं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में अवैध अफीम, डोडा चूरा बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम नरवाली रोड पर नाकाबंदी कर रही थी, तभी एक सफेद स्विफ्ट कार संदिग्ध हालत में आती दिखाई दी। पुलिस की तरफ से रुकने का इशारा करने पर चालक ने वाहन रोकने के बजाय तेज गति से भगाने का प्रयास किया। तत्पश्चात पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन को रोक लिया। कार में सवार दोनों युवकों ने पूछताछ के दौरान संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिससे शक और गहरा गया। तलाशी लेने पर पिछली सीट और डिक्की में छिपाकर रखे गए कुल 4 कट्टे बरामद हुए। जांच में इनमें 40.954 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा चोरा पाया गया। थाना पर 16 पुलिस ने मौके पर ही तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार को भी जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि नशे की बड़ी खेप कहां से लाई गई थी और इसकी सप्लाई किस नेटवर्क तक पहुंचाई जानी थी। इस कार्रवाई को नशा तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।